Welcome all of you in third lecture of Introduction to Computing by CS Academy Official। हमारी डिस्कशन जो है वो डेटा स्टोरेज के चैप्टर के ऊपर चल रही है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिट्स एंड देयर स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ मेन मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा एजेंडा है वो मैस स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज बिट पैटर्न्स। इसके साथ साथ हम बाइनरी सिस्टम और इसके साथ साथ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद स्टोरिंग इंटीजर्स और स्टोरिंग फ्रैक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे लेकर चलें, यहाँ पे मेन मेमोरी और मैस स्टोरेज के दरमियान जो मेन डिफरेंस है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। मेन मेमोरी बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम को रेफ़र कर रहे होते हैं और मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मैस स्टोरेज है, मैस स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहते हैं और जो मैस स्टोरेज है या सेकेंडरी स्टोरेज है इसके अंदर हमारी हार्ड ड्राइव्स, हमारी फ्लैश ड्राइव्स, हमारी पॉकेट ड्राइव्स, हमारे ऑप्टिकल मीडिया यानी ऑप्टिकल डिस्क्स जितनी भी हैं जिसमें सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, ब्लू रेज हैं, वो तमाम इसके अंदर कवर होती हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी डिवाइस या इंफॉर्मेशन जो कि हमारी मशीन के साथ यानी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और रेडीली अवेलेबल है, विच मीन्स कि हमारे कंप्यूटर को या मशीन को जब कोई इंफॉर्मेशन या किसी डिवाइस को एक्सेस करना है तो ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन डिवाइस हम ऐसी डिवाइस को कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन तो कंटेन करती है लेकिन पावर्ड ऑफ है, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटिंग मशीन के साथ अटैच्ड है और पावर्ड ऑफ है तो उस डिवाइस को हम ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंप्यूटिंग मशीन ने अगर किसी डिवाइस को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है और वो ऑफलाइन है तो उसको एक्सेस करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी। हमारी जो मैस स्टोरेज है बेसिकली ये नॉन वोलेटाइल मेमोरीज कहलाती हैं। ये नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि ऐसी डिवाइसेस जो नॉन वोलेटाइल हैं इनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो परमानेंट होती है अनटिल और अनलेस एक यूज़र उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को या किसी प्रोग्राम को रिमूव ना कर दे। ऑन द अदर हैंड जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है और वोलेटाइल मेमोरी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस पावर्ड ऑन होगी तो मेन मेमोरी के अंदर डेटा, इंफॉर्मेशन या आपकी कमांड्स या कोई प्रोग्राम लोडेड रहेगा और जैसे ही आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो पावर्ड ऑफ होगी तो जो मेन मेमोरी के अंदर डेटा होगा वो भी लॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मैस स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल है और इंफॉर्मेशन को लॉन्गर टाइम के लिए कंटेन करेगी अनटिल और अनलेस के एक यूज़र उसको रिमूव ना कर दे। जबकि हमारी जो मेन मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो रहेगी या मेन मेमोरी जो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक होगी जब तक आपकी डिवाइस पावर्ड ऑन है। इसके साथ साथ जो हमारी मैस स्टोरेज है वो उसकी जो स्पीड है उसके अंदर डेटा को एक्सेस करने की, राइट करने की, वो एज कंपेयर टू मेन मेमोरी स्लोअर होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी मेन मेमोरी या रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो हमारी मेन मेमोरी है वो लिमिटेड इन साइज होती है और सेकेंडली वोलेटाइल होने की वजह से क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन कुछ देर के लिए मेमोरी या रैम के अंदर स्टोर्ड रहती है जब तक हमारे सिस्टम्स पावर्ड ऑन रहते हैं। लेकिन जो हमारा डेटा रन टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोड्यूस हो रही है उस इंफॉर्मेशन को हमने कहीं पे स्टोर भी करना होता है तो उसके लिए हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस जो हैं जिनको हम मैस स्टोरेज कहते हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं और मैस स्टोरेज पे जैसे भी हमने बात की थी कि वो हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं।
इन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो टिपिकल हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, उसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क्स हैं, जिसमें अभी हमने बात की थी कि हमारी सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, और इसके साथ साथ ब्लू रे डिस्क भी इसके अंदर कवर होती है। और इसके अलावा करंटली जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो हार्ड ड्राइव्स हैं दैट आर नोन एज सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो वो हमारे सिस्टम्स के अंदर यूटिलाइज की जा रही हैं। इस स्लाइड के अंदर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम दोबारा से बात कर रहे हैं। और ऑनलाइन के बारे में हमने बात अभी की थी कि कोई भी ऐसी डिवाइस या इंफॉर्मेशन जो कनेक्टेड है और रेडीली अवेलेबल है हमारी कंप्यूटिंग मशीन के लिए, और उस इंफॉर्मेशन या डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो डिवाइस या इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और ऑफलाइन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी डिवाइस या इंफॉर्मेशन जिसको एक्सेस करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी वो ऑफलाइन कहलाएगी। विच मीन्स के कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि ऑफलाइन है उसको टर्न ऑन करने के लिए ह्यूमन की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। मैश स्टोरेज में हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव्स के बारे में। और हार्ड डिस्क ड्राइव्स कंटेन करती हैं एक या एक से ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेट्स जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की जाती हैं। इसी वजह से इन सर्कुलर प्लेट्स को हम मैग्नेटिक डिस्क्स भी बोलते हैं। और अल्टीमेटली हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं इनको हम मैग्नेटिक डिस्क का नाम भी देते हैं। ये जो मैग्नेटिक डिस्क्स हैं हमारी, इसके ऊपर हमारा डेटा, हमारी इंस्ट्रक्शन, हमारे सॉफ्टवेयर्स या हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं हार्ड ड्राइव्स के अंदर, ये डस्ट और एयर सेंसिटिव होती हैं, जिसकी वजह से एयर टाइट सील्ड केसेस के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं वो हमारे लैपटॉप्स के अंदर और डेस्कटॉप सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। हमारी जो हार्ड ड्राइव्स हैं इनको यूजेबल बनाने के लिए हम इन्हें फॉर्मेटिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। फॉर्मेटिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क्स हैं या हार्ड ड्राइव्स हैं उनको यूजेबल बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और फॉर्मेटिंग का प्रोसेस करता क्या है कि फॉर्मेटिंग का प्रोसेस हमारी मैग्नेटिक डिस्क्स के ऊपर लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। और इस लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक सर्कल क्रिएट होता है जिसको हम ट्रैक का नाम देते हैं। और इस ट्रैक को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, और इन सेक्शंस को हम सेक्टर का नाम देते हैं। जब हमारी फॉर्मेटिंग का प्रोसेस हार्ड ड्राइव के ऊपर या मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर हम अपनी हार्ड ड्राइव्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारी जो हार्ड ड्राइव होगी फॉर्मेटिंग के बाद डेटा स्टोर कर सकेगी। अब ये जो डेटा स्टोरेज है बेसिकली सेक्टर्स के अंदर होता है, और हमारी फाइल या डेटा अगर स्मॉलर इन साइज है तो पॉसिबली एक सेक्टर को कवर कर सकती है या एक सेक्टर के स्मॉल पोर्शन को कवर कर सकती है। और अगर हमारी फाइल्स लार्जर इन साइज होंगी, जैसे हमारी ऑडियो की फाइल्स हैं या वीडियो की फाइल्स होती हैं, तो उस सूरत में मल्टीपल सेक्टर्स को यूटिलाइज किया जाएगा उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो कि लार्जर इन साइज होंगी। और जब हम एक फाइल को स्टोर करने के लिए मल्टीपल सेक्टर्स को कवर करेंगे या मल्टीपल सेक्टर्स को यूटिलाइज करेंगे, तो इन सेक्टर्स को जो कि हम एक फाइल के लिए यूज़ करेंगे हम उनको फिर क्लस्टर का नाम देते हैं। मैश स्टोरेज में नेक्स्ट कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क, जैसे भी हमने बात की कि मैश स्टोरेज की कैटेगरी है, तो मैश स्टोरेज की जब कैटेगरी हम इसको कहेंगे तो ये लार्जर स्पेस कंटेन कर सकती है या लार्जर स्पेस कंटेन करेगी डेटा स्टोरेज के लिए। अब जो ऑप्टिकल डिस्क है ये फ्लैट, राउंड और पोर्टेबल मेटल डिस्क होती है। इसकी जो मेकिंग है वो मेटल प्लेट्स होती हैं और प्लास्टिक के कवर में उस मेटल को कवर किया जाता है और उसके ऊपर लेकर यूज़ किया जाता है। और इस डिस्क से जो डेटा रीड और राइट किया जाता है वो लेज़र के थ्रू किया जाता है। और जो हमारी सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, ये उसकी कुछ
टाइप्स हैं हमारी ऑप्टिकल डिस्क्स की, और इसके साथ साथ हमारी जो ब्लू रे डिस्क्स हैं वो भी इसके अंदर कवर होती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, ब्लू रेज हैं, इसकी फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे सीडीज़ हैं, CDR, CDRW, ठीक है। तो जो CD है वो बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब हम उसके ऊपर डेटा राइट करते हैं तो CDs जो होती हैं वो वन टाइम राइटेबल होती हैं। इसी तरीके से जो CDR है यानी रिकॉर्डेबल, तो उसके ऊपर हम जो डेटा है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक अगेन एंड अगेन राइट कर सकते हैं। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम डेटा राइट कर रहे हैं उसके अंदर एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि CDR को मल्टी सेशन क्रिएट किया जाए। तो जब हम मल्टी सेशन के ऑप्शन के साथ CDR को क्रिएट करते हैं यानी उसके अंदर डेटा राइट करना शुरू करते हैं, तो फिर ये है कि अगर आपके डेटा की स्पेस यानी डेटा की लेंथ कम है और आपकी CDR के ऊपर अगर मज़ीद स्पेस बाकी है डेटा राइट करने के लिए, तो उसके ऊपर मल्टी सेशन होने की वजह से मज़ीद डेटा उसके ऊपर कॉपी किया जा सकता है। इसके साथ जो थर्ड टाइप है हमारी CDRW की, तो CDRW बेसिकली रेफ़र करती है री राइटेबल। तो री राइटेबल जो CDs होती हैं हमारी या DVDs होंगी या ब्लू रेज होंगी, तो उसमें जब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो हम अपनी CDs के अंदर जो डेटा होगा, DVDs के अंदर जो डेटा होगा या ब्लू रेज के अंदर जो डेटा होगा, हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और उस डेटा के अंदर एडिशनल हम डेटा राइट भी कर सकते हैं। और जब हम रिमूव करने की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम प्रीवियस डेटा अगर उस CD के अंदर, DVD के अंदर या ब्लू रे डिस्क के अंदर मौजूद है तो उसको हम रिमूव करके तो हम नया डेटा भी उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर ऑप्टिकल डिस्क के स्टोरेज फॉर्मेट को शो करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारी CDs हैं, DVDs हैं या ब्लू रे डिस्क है, उसको जब हम फॉर्मेटिंग प्रोसेस से गुजारते हैं तो उस पर एक ही ट्रैक बनता है जो कि इनर मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और आउटर मोस्ट कॉर्नर तक चलता है। और ये जो लॉजिकल ट्रैक बनता है उसके ऊपर ड्यूरिंग द फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो हैं हमारे डिफरेंट सेक्टर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और ये सेक्टर्स जो हैं फिर हमारे पास डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इसके अंदर जो यानी ऑप्टिकल डिस्क्स के ऊपर जब हम डेटा राइट करते हैं तो वो डेटा भी हमारा इनर मोस्ट कॉर्नर से राइट होना स्टार्ट होता है और अकॉर्डिंगली आउटर मोस्ट कॉर्नर तक जहाँ तक उस डेटा की कैपेसिटी है या जो उसका डेटा का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो हमारा ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा राइट होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सॉलिड स्टेट ड्राइव एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि करंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये फ्लैश मेमोरी होती है जो कि डेटा को, इंस्ट्रक्शन को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच मीन्स कि जो हमारा डेटा होगा, हमारे सॉफ्टवेयर्स होंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो हम इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं या इसके ऊपर हम अपना डेटा रखते हैं। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारी हार्ड ड्राइव्स होती हैं यानी मैग्नेटिक डिस्क्स हैं, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क्स हैं जिनके ऊपर डेटा राइट होता है वो मूविंग पार्ट्स हैं और उन मूविंग पार्ट्स के ऊपर डेटा रीड या राइट करने के लिए रीड राइट हेड होता है जो कि अगेन एक मूविंग पार्ट है जो कि उन मैग्नेटिक डिस्क्स के ऊपर से डेटा को रीड करता है या डेटा राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट ना होने की वजह से ये मोर ड्यूरेबल हैं और शॉक रेजिस्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज मीडिया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी हार्ड डिस्क ड्राइव या मैग्नेटिक डिस्क की। और यही वजह है कि जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं करंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में और डेस्कटॉप सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जा रही हैं। हम बात करें अभी मैस स्टोरेज की और मैस स्टोरेज में हम बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, जिसमें हमने बात की हार्ड ड्राइव्स की, ऑप्टिकल डिस्क्स की और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की।
तो हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं या मैस स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसके अंदर जब हमारा डेटा स्टोर होता है तो वो फाइल्स की फॉर्मेट में होता है, और हमारी जो फाइल्स हैं वो कंसिस्ट कर रही होती हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यानी हमारा अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा हो सकता है, हमारे फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई प्रोग्राम है या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग यानी कोई ऑडियो फाइल होगी, या हमारे पास एक स्पेशल डेटा फाइल हो सकती है जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ और उनका डेटा। क्योंकि चीज़ के साथ साथ हमारे पास फाइल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक लॉजिकल रिकॉर्ड की एक टर्मिनोलॉजी है और इसके साथ साथ फिज़िकल रिकॉर्ड की टर्मिनोलॉजी है। और जब हम लॉजिकल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि रिलेटेड एलिमेंट्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी एक कंसेप्चुअल यूनिट है। और ये कंसेप्चुअल यूनिट हम इस तरीके से जो है कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ की कोई आईडी होगी, उनका नेम होगा, उनका फादर नेम होगा, उनका ब्लड ग्रुप होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और इस तरह से जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ की हो सकती है हम इसको कंसेप्चुअली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जब हम लॉजिकल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करते कि वो स्टोर कहाँ पे होंगे, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस पे किस जगह पे स्टोर होगी, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने जैसे बात की एम्प्लॉयज़ के हवाले से। और इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट्स के ऊपर ले जाएं तो स्टूडेंट्स की आईडी होगी, स्टूडेंट्स का नेम होगा, स्टूडेंट्स के फादर नेम्स होंगे, उनके एड्रेसेस होंगे, उनके डिसिप्लिन की इंफॉर्मेशन होगी, यानी कौन से डिपार्टमेंट का वो पार्ट है। उसके बाद फिर उनकी सेमेस्टर इंफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स होंगे। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लॉजिकली या कंसेप्चुअली रिलेटेड डेटा कहते हैं। और जब हम फिज़िकल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो फिज़िकल रिकॉर्ड के बारे में हम ये कहते हैं कि कंटिगुअस या एक सीक्वेंस के अंदर स्टोरेज स्पेस है जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसके बाद जो आपका फॉर्मेटिंग का स्ट्रक्चर है, यानी स्टोरेज डिवाइस को जिस तरह से आपने फॉर्मेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके मुताबिक आपकी जो स्टोरेज स्पेस है या डेटा स्टोरेज है वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। और वो जो डेटा स्टोर हो रहा है बेसिकली वो अब हमारा फिज़िकल रिकॉर्ड बन जाता है। यानी एक लॉजिकल रिकॉर्ड है जिसको हमने बात की कि लॉजिकली रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, और जब हम लॉजिकल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम स्टोरेज की भी बात नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम फिज़िकल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कोई फ्लैश ड्राइव हो सकती है, उसके ऊपर आपके डेटा के स्टोर होने की बात होती है। यानी फिज़िकली जब स्टोर होगा तो हम उसको फिज़िकल रिकॉर्ड कहते हैं। इसके साथ साथ हमारी कंप्यूटिंग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बफर कहते हैं। बफर अगेन हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी है जो कि टेम्परेरीली डेटा को होल्ड करती है कुछ टाइम के लिए। और जो बफर्स हैं फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पे इसको डिज़ाइन किया जाता है। और बेसिकली जब हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बफर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारे प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं यानी प्रिंटर्स हैं, तो जब हम उन्हें बहुत सारी कमांड्स प्रिंटिंग की ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अब वहाँ पे हमारे पास एक बफर है या एक मेमोरी है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पे काम कर रही होती है। यानी जो फाइल आपने प्रिंटर को पहले भेजी होती है प्रिंट होने के लिए वो पहले होगी, और उसके बाद फिर एक क्यू बनता है, यानी अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट फाइल आपने सेंड की होगी प्रिंटर को वो पहले प्रिंट होगी, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, और इसी तरीके से n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिंटर को भेजे होते हैं उसकी मेमोरी में अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी बारी पे प्रिंट हो रहे होते हैं। इस स्लाइड के अंदर लॉजिकल रिकॉर्ड्स को और फिज़िकल रिकॉर्ड्स को बेसिकली विजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंसेप्चुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो लॉजिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपर साइड पे शो हो रहे हैं और फिज़िकल रिकॉर्ड को हम बॉटम साइड पे शो कर रहे हैं, जो कि
क्लस्टर की फॉर्मेट में है। अब जब हम लॉजिकल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हमारे जो लॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं वो चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि रिलेटेड हैं और कंबाइंड फॉर्म में हम उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। और जब हम उसको फिज़िकली स्टोर कर देते हैं किसी सेकेंडरी डिवाइस के अंदर, तो उसके बाद जो वो लॉजिकल रिकॉर्ड है वो बेसिकली हमारा फिज़िकल रिकॉर्ड बनता है। और फिज़िकल जो रिकॉर्ड है हमारे किसी इंडिविजुअल सेक्टर के ऊपर या क्लस्टर की फॉर्मेट में हमारे स्टोरेज मीडिया के ऊपर सेव हो जाते हैं। ओके जी, फर्दर डिस्कशन हमारी जो है रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट है। और रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसा कि अल्फ़ाबेटिक्स हैं। और अल्फ़ाबेटिक्स में हमें पता है कि स्मॉल लेटर्स भी हैं और कैपिटल लेटर्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स हैं जो इंग्लिश के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमीकोलन है, इन्वर्टेड कॉमास हैं, अपॉस्ट्रोफी है। इस तरह के कैरेक्टर्स इसमें पंक्चुएशन सिंबल्स में शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स हैं जो कि 0 से लेकर 9 का कोई कम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश के अंदर या न्यूमेरिक्स अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बिट पैटर्न की रिक्वायरमेंट थी। और हर जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको यूनिक बिट पैटर्न्स जो हैं वो असाइन किए गए हैं ताकि उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। और इन जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट या बेसिक स्टैंडर्ड है दैट इज़ नोन एज आस्की, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी आंसी ने डिफ़ाइन किया था। और आस्की जो है वो स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसके मुताबिक जो हमारे पास इंग्लिश लेटर्स हैं या कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स हैं या हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं इनको हम 7 बिट्स को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन्स हैं जैसे कि टैब का है, कैप्स लॉक का है, शिफ्ट का है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, इनको हम बेसिकली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का नाम देते हैं। और जो कुछ कोडिंग स्कीम के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि इन बटन्स के बैक एंड पे जो है जो कोड है या उसको एक जो भी सिग्नल है उसको यूनिक बिट पैटर्न जो है असाइन किया गया है ताकि इन तमाम चीज़ों को यानी कीबोर्ड के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है अल्फ़ान्यूमेरिक या जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की जो बटन्स हैं उनको हैंडल किया जा सके। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे इंग्लिश के अंदर जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स हैं या न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो आस्की 7 बिट्स के अंदर कवर कर लेता है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास न्यूमेरिक्स के अंदर जो है कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए फिर हमारी 8 बिट जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अदरवाइज़ हमारी 8 बिट जो है वो ज़ीरो रहेगी। वो किस तरह से कि हमारे न्यूमेरिक नंबर्स हमें पता है कि दो तरह के हो सकते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा तो जो 8th बिट होगी वो 0 होगी, और अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो 8th बिट है वो 1 होगी। यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है एक बाइट के अंदर जो स्टोर हो रही है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अदर अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो भी स्टोर होते हैं और उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे चाइनीज़, जापानीज़, उसको उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो सिंबल्स हैं उसको आस्की जो है वो सपोर्ट नहीं करता था। फिर अब ये है कि उस उन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटिंग के अंदर एक नया कोडिंग स्टैंडर्ड जिसको यूनिकोड का नाम दिया गया उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि इंग्लिश को भी कवर करता है और अदर लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन इनको उनके सिंबल्स को भी कवर करता है। और इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो 16 बिट्स की है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह के इश्यूज अराइज हुए कि बहुत सारे हमारे जो सिंबल्स थे वो चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन या इस तरह की जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए दैट वाज सफिशेंट। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जो कि इन लैंग्वेजेस के अंदर एग्जिस्ट करते थे जो कि यूनिकोड उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो उसके बाद हमारे पास ISO स्टैंडर्ड जो कि
32 बिट पैटर्न के साथ डिफ़ाइन किया गया, उसको वर्ल्ड वाइड जो है इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं, और जिस तरह का डेटा आता है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कोडिंग स्कीम है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारा डेटा जो है उसके अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। और ISO बेसिकली यहाँ पे जो है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो हेलो फुल स्टॉप के साथ एक एग्जांपल है। अब जैसे भी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ASCII कोड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट लेटर्स को, या हम यूँ कह लें कि अल्फ़ा न्यूमेरिक्स को, या हमारी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कैपिटल लेटर्स हैं यानी कैपिटल A to Z, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 65 से लेकर 90 तक। यानी कैपिटल A के अगेंस्ट जो ASCII कोड है हमारा वो है 65, और Z के अगेंस्ट जो हमारा ASCII कोड है वो है 90, और बाकी तमाम यानी 65 से लेकर 90 के दरमियान जितने भी ASCII कोड्स हैं वो कैपिटल A to Z जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वो तमाम एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग नंबर के साथ यानी करस्पॉन्डिंग ASCII कोड के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं यानी A to Z उनको हम 97 से लेकर 122 तक करस्पॉन्डिंगली उनको हम डील करते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने न्यूमेरिक्स को अगर शो करना हो यानी 0 से 9 को, तो हमारे पास जो कोडिंग स्कीम्स हैं या ASCII कोड्स हैं उनके लिए वो 48 से लेकर 57 तक है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कीज़ जो कि टैब है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट है, एंटर है, तो जो रिमेनिंग नंबर्स रह जाते हैं वो इस तरह के जितने भी हमारे कीज़ हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए उनको हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड हेलो है इसको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले H की अगर हम बात करें तो H के साथ एक एसोसिएटेड हमारा ASCII कोड है जिसकी बाइनरी 100101000 है। तो इसको एक सेल के अंदर स्टोर किया गया है, और 8th बिट जो कि 0 है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पॉजिटिव नंबर है या करेक्टर वैल्यू है यानी अल्फ़ाबेटिक है। तो इसी तरीके से E के बिहाइंड जो है कोई ASCII कैरेक्टर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा गया है। इसी तरीके से L और L जो हमारा लेटर है उसके अगेंस्ट एक ASCII कैरेक्टर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करके तो सेल के अंदर स्टोर किया गया है। इसी तरीके से लेटर O जो है उसकी एक जो ASCII कोड है वो उसको यूज़ करते हुए उसकी बाइनरी जनरेट की गई है और उसको एक सेल के अंदर स्टोर किया गया है। और इसी तरीके से जैसे पंक्चुएशन मार्क जैसे हम फुल स्टॉप की बात करें तो इसके साथ भी एक एसोसिएटेड ASCII कोड है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मेमोरी सेल के अंदर स्टोर किया है। जब हम डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स यानी अल्फ़ाबेटिक्स को, न्यूमेरिक्स को, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो इसके साथ एसोसिएटेड जो डिस्कशन है वो है नंबर सिस्टम्स की। अब जो रूटीन लाइफ के अंदर हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बेस करता है पावर ऑफ 10 के ऊपर। जो हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम जो हैं वो बेस कर रहे होते हैं पावर ऑफ 2 के ऊपर। इसके साथ हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है जो कि बेस कर रहा होता है पावर ऑफ 8 के ऊपर। और हमारे पास जो फोर्थ नंबर सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं या इसकी रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो हमारा बेस कर रहा होता है पावर ऑफ 16 के ऊपर। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन अमंग बेसिस की, यानी जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं हमारे उनमें हमें कन्वर्जन का पता होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे प्रीवियसली भी बात कर चुके हैं कि हम रूटीन लाइफ के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेसिमल, जबकि हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं जो
नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ बाइनरी। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर डेसिमल से बाइनरी में जब हमने जाना है तो हमें उस प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि हमारा जो डेसिमल नंबर है जो यूज़र इनपुट करेगा वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, और जब बाइनरी में कन्वर्ट होके कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा तो जब दोबारा से यूज़र ने व्यू करना है तो उसको किस तरीके से दोबारा से डिकोड किया जाएगा कि उसको डेसिमल नंबर स्क्रीन के ऊपर या किसी प्रिंटिंग डिवाइस के ऊपर मिले। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कन्वर्जन की, और जो इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अंदर। डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को हम हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हर नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी अगर हम डेसिमल से बाइनरी की बात करें तो बाइनरी को हम दोबारा से रिवर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। इसी तरीके से जब हम डेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं तो हम वापस रिवर्ट कर सकते हैं ऑक्टल से डेसिमल में, और इसी तरीके से जब हम डेसिमल से हेक्स में जाएंगे और हेक्स से वापस हम डेसिमल में भी आ सकते हैं। इसी तरीके से बाइनरी और हेक्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी इनकी कन्वर्जन की जा सकती है, पॉसिबल है, और इसी तरीके से हेक्स और ऑक्टल को भी आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हम बात कर रहे हैं इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 25 बेस 10, जो कि हमारे पास डेसिमल जो कि हमारा रूटीन लाइफ का नंबर सिस्टम है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है इस नंबर को। और इसकी जो बाइनरी जनरेट होती है वो 11001 है, और जब हम बाइनरी की बात करेंगे तो हमारी बाइनरी की बेस 2 है। और जब हम इसी नंबर यानी 25 बेस 10 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, तो उस सूरत में हमारे पास जो इसकी ऑक्टल कन्वर्जन है दैट इज़ 31 बेस 8 के साथ, और इसकी इस नंबर की यानी 25 बेस 10 की जो कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल में वो बनती है 19 बेस 16 के साथ। जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की इटसेल्फ, कि हम एक नंबर को डेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेसिमल टू डेसिमल हमारी जो कन्वर्जन है उसको अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हमने ली है 125 बेस 10। तो यहाँ पे जो 5 है, 2 है, 1 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं बेस 10 के साथ तो उसके साथ फिर हमने क्या करना होता है कि हमने जो बेस 10 है इसको वेट असाइन करने होते हैं। यानी जो पहला वेट होगा वो 0 से स्टार्ट करेगा, फिर सेकंड में हम 1 असाइन करेंगे, और थर्ड नंबर पे हम जो वेट असाइन करेंगे वो 2 करेंगे। अब मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक हमें पता है कि 10 रेज टू पावर 0 जो है या एनी नंबर यानी जो n है n रेज टू पावर 0 होगा तो वो इक्वल्स टू 1 होगा। उसी रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास 10 रेज टू पावर जो 0 है यानी 10 की बेस जो है उसका जो वेट 0 है वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा। और जो वेट 1 है यानी बेस 10 का जो वेट है वो 1 है, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि 10 इंटू 2 20 है। और उसके बाद तो जो थर्ड वेट है हमारा यानी 10 रेज टू पावर 2, वो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 100 आएगा। तो 100 आने के बाद जब हम इन नंबर्स को जो हमारे आउटपुट पे आ रहे हैं इनको अगर हम कंप्यूट करें तो हमें नंबर मिलता है 125, जो कि हमें पता चला कि हम अगर डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करें तो हमें कैसे एक नंबर सेम मिलेगा। यहाँ फिगर 1.15 जो कि एक बुक की एग्जांपल है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ताकि हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड कर सकें, प्लेस वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, या एक जो गिवन क्वांटिटी है उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बेस 10 के साथ है जो कि 375 है, और हम इसको जो रूटीन में इसको रीड करते हैं इस नंबर को वो 375 करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोजीशन क्वांटिटी है वो पहले नंबर पे 1s हैं, फिर सेकंड नंबर पे 10s हैं, और थर्ड नंबर पर 100s हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर बड़ा होगा तो फिर हमारे पास 100s
के बाद 1000 होगा, और अब आगे जो भी हमारे यूनिट्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, विच मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा राइट मोस्ट हम उसको वंस कहते हैं, सेकंड को हम टेंस बोलेंगे और थर्ड को हम हंड्रेड्स बोलेंगे, और इसी तरीके से अगर फोर्थ नंबर हमारे पास आएगा लेफ्ट साइड पे तो उसको हम थाउजेंड्स बोलेंगे, और अकॉर्डिंगली हमारा ये पोजीशन क्वांटिटीज़ को हम इस तरीके से रीड आउट करते जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हमारा ये नंबर सिस्टम या रिप्रेजेंटेशन हमने बेस 2 के अंदर करनी हो और हमारे पास बेस 2 के मुताबिक जो हमारी बाइनरी नंबर है 1011 है, तो उसकी जो प्लेस वैल्यूज़ बनती हैं या पोजीशन क्वांटिटीज़ बनती हैं वो वंस बनती हैं, टूज बनती हैं, फिर उसके बाद फोर्स हैं, उसके बाद एट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो ये है कि अगर हमने बेस 10 का नंबर है या बेस 2 का है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन क्वांटिटीज़ या उसकी प्लेस वैल्यूज़ को कैसे रीड करना है। कन्वर्जन करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी की। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और हमारे पास एक नंबर है 13 जो कि एज अ कोशेंट यूज़ होगा और 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी सिस्टम में 2 से कोशेंट को डिवाइड किया जाता है। सो जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो हाफ हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे या तो 0 आएंगे या 1 आएंगे। सो यहाँ पे जब हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 न्यू क्वोशंट आएगा और हमारे पास 1 रिमाइंडर के तौर पे आएगा, जिसे हम नोट कर लेंगे या रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नया क्वोशंट आया है दैट इज 6, उसको हम 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू क्वोशंट जनरेट होगा यहाँ पे वो 3 है और हम यहाँ से रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। 3 को हमने दोबारा डिवाइड करना है और हमें यहाँ से जो क्वोशंट मिलेगा वो है 1 और रिमाइंडर है हमारे पास 1। अब जब हमारे पास क्वोशंट आ गया 1 और हमारे पास जो नंबर है 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो न्यू क्वोशंट बनेगा वो 0 आ जाता है और जो 1 प्रीवियस क्वोशंट है वो हमारे पास रिमाइंडर में एज इट इज़ चला जाता है। सो हमारे पास जो यहाँ पे बाइनरी जनरेट होगी वो हमारे पास है 1011। जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस की, अगर इसको हमने एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना हो तो स्टेप 1 पे क्या होगा, डिवाइड द वैल्यू बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। यानी जो गिवन नंबर है हमारा यानी क्वोशंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है हम उसको नोट कर लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एज लॉन्ग एज द क्वोशंट ऑब्टेन्ड इज नॉट 0 कंटिन्यू टू डिवाइड द न्यूएस्ट क्वोशंट बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर। यानी अब आपने देखा होगा कि हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर यही काम कर रहे थे कि एक क्वोशंट है हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक न्यू क्वोशंट जनरेट होगा और हम उसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो 0 नहीं हो जाता। स्टेप 3 पे क्या है, नाउ दैट अ क्वोशंट ऑफ 0 हैज बीन ऑब्टेन्ड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कंसिस्ट ऑफ द रिमाइंडर्स लिस्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द ऑर्डर दे वर रिकॉर्डेड। यानी जिस तरीके से हमने उसको रिकॉर्ड किया था हमने उसको राइट से लेफ्ट के तौर पे उसको हमने रीड करना है। तो हमारे पास जो बाइनरी कन्वर्जन है या बाइनरी नंबर है वो हमें मिल चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवर्स प्रोसेस की बाइनरी से डेसिमल के लिए। तो बाइनरी हमारे पास सपोज एक नंबर है 100101। अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने इसके वेट्स के साथ चलना है। यानी हमने देखना है कि बेस हमारी क्या थी 2 और उसका वेट सबसे पहले क्या होगा 0। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा वेट उसका बनता है कंप्लीट वो वंस का बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्लेस पे उसकी वैल्यू आएगी दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेट बन रहा है वो 2 है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इसके वेट्स बनते हैं या पोजीशन क्वांटिटीज़ बनती हैं वो वंस हैं, टूज़ हैं, फोर्स हैं, एट्स हैं, 16 हैं, 32 हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो गिवन बाइनरी नंबर था दैट इज़ 100101, तो वो इन पोजीशन क्वांटिटीज़ के साथ या वेट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा और अकॉर्डिंगली हमारे पास एक नंबर जनरेट होगा। जैसे हमारे पास 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर है 1 इंटू फोर्स
इक्वल टू 4 आ जाएगा। 0 इंटू 8 0 है, 0 इंटू 16 0 है, और जो हमारा 6th नंबर है दैट इज़ 1, वो 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 32। और अब इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे पास रिवर्स प्रोसेस के मुताबिक आई हैं, यानी 1040032, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 37, जो कि हमारे पास इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का डेसिमल नंबर है। कन्वर्जन की जब हम बात करें तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन नंबर जो 20 हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में है और इसकी हमने बाइनरी जनरेट करनी है। जैसे कुछ देर पहले हमने बात की कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा उसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने उस गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है। यानी 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यू क्वेश्चन जो है वो 10 आएगा और रिमाइंडर 0 है। 10 को हमने 2 से दोबारा से डिवाइड करना है, न्यू क्वेश्चन हमारे पास 5 आएगा और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। उसके बाद हमारे पास जो 5 न्यू रिमाइंडर आया है इसको हमने 2 से दोबारा डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो न्यू क्वोशंट है वो 2 है और रिमाइंडर हमारे पास 1 है। अब 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू क्वोशंट जो है वो 1 है और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। अब 1 क्योंकि 2 से स्मॉलर हो चुका है और मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक हमें पता है कि 1 को अगर हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू क्वोशंट है वो 0 बनेगा और जो ये 1 है हमारे पास वो रिमाइंडर में चला जाएगा। सो हम इसको अब जो हमारे पास प्रोसीजर है वो ये है कि हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी बाइनरी कैसे लिखेंगे, वो लेफ़्ट टू राइट यानी बॉटम पे और फिर बॉटम से अप वाली साइड पे मूव करेंगे, यानी 10100। ये हमारी नई जो बाइनरी है 20 की रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक वो हमारे पास जनरेट हो चुकी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास गिवन नंबर जो डेसिमल में है 31 है, इसकी बाइनरी जनरेट करनी है। दोबारा से हम सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे और 31 को 2 से डिवाइड करेंगे। न्यू क्वोशंट हमारे पास 15 है, रिमाइंडर हमारे पास 1 है। न्यू क्वोशंट जो कि 15 है 2 से डिवाइड करेंगे, 7 न्यू क्वोशंट बनेगा और 1 रिमाइंडर है। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास न्यू क्वोशंट 3 है, 1 रिमाइंडर है। 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास न्यू क्वोशंट जो है वो 1 है और रिमाइंडर 1 है। और 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और रिमाइंडर में 1 एज इट इज़ जाएगा। सो हमारे पास जो 31 की बाइनरी जनरेट होती है वो 1111 और 1 है, यानी 5 टाइम्स 1 जनरेट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल की। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हमने एक और एग्जांपल ली है जो कि गिवन नंबर डेसिमल में है 96, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में, यानी बेस 8 के अंदर। अभी जो हमने प्रोसीजर देखा बाइनरी के लिए, हम सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे हम गिवन नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं। सो न्यू क्वोशंट हमारा 12 बनेगा और रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास 0 है। और 12 जो न्यू रिमाइंडर है उसको 8 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और रिमाइंडर में हमारे पास 4 जाएगा। और अगर हम 1 को अगेन न्यू क्वोशंट के तौर पे रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास न्यू क्वोशंट जो है वो 0 बनेगा और 1 रिमाइंडर में जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो 96 की ऑक्टल जनरेट हो रही है, यानी ऑक्टल कन्वर्जन जनरेट हो रही है, दैट इज इक्वल्स टू 140 बेस 8। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास गिवन नंबर जो है वो 124 है, हमने 8 से डिवाइड करना है, तो न्यू क्वोशंट हमारे पास जो बनेगा वो 15 है और रिमाइंडर 4 है। और 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास न्यू क्वोशंट 1 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 7 है। सो इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्टल कन्वर्जन के बाद हमारे पास नंबर आएगा दैट इज़ 174। सो ये इस नंबर का सलूशन है। अब हम बात करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन की। तो यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि जब हम हेक्साडेसिमल में डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं इनमें जो हमारे पास नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14 एंड 15 है, इनको हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स यानी A to F रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स के जो हमारे पास नंबर 10 होगा हम उसको
ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास नंबर 11 है उसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरीके से जो हमारे पास नंबर 15 है उसको हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन की एक एग्जांपल देखते हैं। गिवन नंबर हमारे पास 349 है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। सेम प्रोसीजर जो हमने बाइनरी नंबर कन्वर्जन के लिए और ऑक्टल नंबर कन्वर्जन के लिए अडॉप्ट किया, सेम वही प्रोसीजर हम हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन के लिए भी अडॉप्ट करेंगे। 349 एज अ कोशेंट लिया जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो न्यू कोशेंट है वो 21 जनरेट हो रहा है, और 13 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर के तौर पे आ रहा है, और 13 को रिप्रेजेंट करेंगे हम डी के साथ, और जो 21 है जो कि न्यू कोशेंट है उसको हम 16 के साथ दोबारा डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है और रिमाइंडर हमारे पास 5 है। और इस तरीके से जो हमारा डेसिमल नंबर है दैट इज़ 349, तो उसकी हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 15D बेस 16। हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन की एग्जांपल 2, गिवन नंबर हमारे पास है 457 और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर यानी बेस 16 के अंदर। 457 को हम 16 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 28 न्यू क्वेश्चन के तौर पे आएगा, और हमारे पास जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 9 जनरेट होगा। 28 या 28 को हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ दोबारा, और हमारे पास 1 आएगा और न्यू क्वेश्चन के तौर पे, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 12 है, और 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। इस तरह से हमारे पास हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जो जनरेट होगी 457 बेस 10 की, वो इक्वल है 1C9 बेस 16 के। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर किसी नंबर सीक्वेंस के अंदर ए बी सी डी ई और एफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो विच मीन्स के दैट सीक्वेंस रिलेट्स टू दी हेक्साडेसिमल नंबर। उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किया है, जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।